नमस्कार भारतवासियों एवं यूट्यूब पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे। आज का जो मेरा व्याख्यान है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पीट का इंडिया एक्ट और 1786 के अधिनियम के इतिहास के रूप में जो अधिनियम आया उसके रूप में 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कहता क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात कुछ उपचारार्थ रिमेडियल तथा अनुपूरक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा ही एक अधिनियम 1781 का इंडिया एक्ट था, जिसके अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। इस प्रकार इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट कर दिया गया था तथा उसे कोलकाता के सभी निवासियों पर अधिकार दे दिया गया तथा यह भी आदेश दिया गया प्रतिवादी का निजी कानून लागू किया जाएगा। अधिनियम में यह आज्ञा थी कि उच्चतम न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज का ध्यान रखना चाहिए तथा सरकार को भी नियम तथा विनियम बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि प्रांतीय न्यायालयों में अपील सपरिषद गवर्नर जनरल के पास जा सकती थी। केवल 5,000 तथा इससे अधिक के मामलों में यह अपील इंग्लैंड में सपरिषद सम्राट तक जा सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसमें भी कुछ कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1781 के संशोधन किया हुआ अधिनियम एक लाया। इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है, जो कलकत्ता में पहले से स्थापित थी, और उस पर विचार ये करना था कि भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज का भी ध्यान रखे और सरकार भी नियम बनाए तो उसका भी भारतीयों का धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज का ध्यान रखे। 5,000 पाउंड उससे अधिक मामले यदि जो आता है तो सम्राट के सपरिषद किंग इन काउंसिल में उसको जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया था कि जो नियम विनियम गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद बनाए उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करना आवश्यक नहीं। उससे पूर्व यह आवश्यक था कि संभवतः इस उद्देश्य यह था कि वे नियम अथवा अधिनियम जो इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध होंगे वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी इस नियम में यह भी कहा गया कि वह कानून जो इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध हो वो उसको स्वीकार ही नहीं करना है। इस प्रकार इस अधिनियम से रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम में यह स्पष्ट था कि सरकार को सुदृढ़ किया जाए, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए और भारत में कानून बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए। यानी इसका एक ही मतलब निकला कि भारत में जो भी कानून बने और उसको कार्यान्वित करे तो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज को पूर्णतः ध्यान में रखकर किया जाए। पीट का इंडिया एक्ट 1784, ये परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आता है। यानी ग्रुप सी लेवल की जो परीक्षाएं होती है, IAS, BPSC, PCS की जो परीक्षाएं होती है, इसमें पीट इंडिया एक्ट के बारे में हमेशा कभी इतिहास की दृष्टि से कभी संविधान की दृष्टि से क्वेश्चन एक दो परीक्षा के बीच में ये आते जाते रहता है। तो इसका सबसे पहला है कि पारित होने की घटनाएं, यानी ये पीट का इंडिया एक्ट पारित क्यों हुआ। देखिए 1772 तथा 1781 में कंपनी के मामले की छानबीन करने के लिए दोनों एक परवड़ समिति और एक गुप्त समिति नियुक्त की गई। परवड़ समिति ने उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में और गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की। परवड़ समिति जो थी से उच्चतम न्यायालय के में जांच परख किया और बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के बारे में जांचा। और गुप्त समिति था जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका जांच किया। भारी भरकम रिपोर्ट का कंपनी के आलोचकों ने संसद
के बाद विवाद में खुलकर प्रयोग किया। संसद का कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना उस समय और भी आवश्यक हो गया जब मराठा युद्ध के कारण कंपनी को वित्तीय कठिनाई बढ़ गई। उसने 10 लाख पाउंड का एक और ऋण मांगा। यानी मराठा के साथ जब युद्ध हुआ तो फिर कंपनी जो है से संसद से, ब्रिटिश सरकार से 10 लाख रुपए का 10 लाख पाउंड का फिर से एक ऋण मांगा। तो गुप्त समिति के अध्यक्ष डंडास द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वीकार कर दिया गया। इस पर फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। वास्तव में यह बिल बर्क और फिलिप फ्रांसिस ने ही तैयार किया था। इसके अनुसार कंपनी के राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप दी जानी थी। व्यापारिक कार्य उसके अधीनस्थ 9 उप निदेशकों को यदि यह बिल पारित हो जाता तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हो सका। लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जबकि एक अंग्रेज सरकार भारतीय मामलों पर टूट गई। जनवरी 1784 में पिट प्रधानमंत्री बना। जनवरी 1784 में पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। उसने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। दूसरा पठन भी हो गया, परंतु शीघ्र ही मंत्रिमंडल टूट गया। यानी पिट का भी जो मंत्रिमंडल था वो टूट गया। नई संसद मई 1784 में गठित हुई। वही पुराना जनवरी की संसद वाला विधेयक कॉमन सभा में जुलाई 1784 में और लॉर्ड्स में अगस्त मास में पारित हुआ। फॉक्स का कथन था कि उसका बिल अधिक उत्तम था। पिट ने एक और सावधानी प्रयोग की थी कि इस विधेयक के लिए कंपनी की स्वीकृति पहले से ले ली थी और इस प्रकार विधेयक के विरोध को पहले ही समाप्त कर दिया था। वास्तव में फॉक्स तथा पिट के विधेयक लगभग एक ही प्रकार के थे। भिन्नता केवल इस बात में थी कि फॉक्स के बिल से कंपनी संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, परंतु इसमें उसे जारी रखा गया। पिट ने स्वयं भी इस विषय में यूं ही कहा था कि फॉक्स के विधेयक से व्यक्तियों का अस्तित्व मिलना था, मेरे विधेयक से एक प्रणाली को अस्तित्व मिला। ये पारित होने की ये घटनाएं हैं पिट का इंडिया एक्ट। अधिनियम में धाराएं, इस अधिनियम की धाराएं क्या क्या है। 1784 के अधिनियम से कंपनी के लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन आए। इससे सरकार कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूत छोड़ दिया गया, परंतु सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त किए गए 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाने थे। स्वामी के अधिकरण को अधिकार नहीं रहा कि डायरेक्टरों का जो आदेश नियंत्रण बोर्ड का स्वीकार कर लिया है उसे रद्द, निलंबित अथवा समाप्त कर सके। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाले परिषद के हाथ में दे दिया गया। गवर्नर जनरल को अभी भी बहुमत के आदेश पर कार्य करना होता था, परंतु अब सदस्य संख्या 3 होने के कारण यदि एक भी पार्षद उसकी ओर होता तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करके अपनी बात मनवा सकता था। इससे अधिक इस अधिनियम में कुछ नहीं किया गया। यह त्रुटि 1793 में दूर की गई, जब गवर्नर जनरल के परिषद बहुमत को अनदेखी करके मत को रद्द करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि भविष्य में केवल संश्रावित सेवक ही गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। बाहर के लोगों को इन पद पर नियुक्त करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। अधिनियम पर विचार। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में 2 मुख्य परिवर्तन आए। पहला यह कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था और इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा, दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और यह 1858 तक चलती रही। नियंत्रण बोर्ड को प्रशासन का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, इसके पास कोई संरक्षण नहीं थी, इसकी शक्ति आवरण में थी। इसको कंपनी के सभी कागजात देखने का अधिकार था और केवल व्यापारिक आदेश को छोड़कर शेष सभी आदेश पर इसकी स्वीकृति आवश्यक थी और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण बोर्ड अपना आदेश
डायरेक्टरों की गुप्त समिति को भेज सकता था और उसे डायरेक्टरों को हस्ताक्षर कर अपनी ओर से भारत भेजना होता था। इस प्रकार भारत में कंपनी का समस्त सैनिक तथा असैनिक प्रशासन अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया था। डायरेक्टर के बोर्ड को अपने संरक्षण पर पूर्ण अधिकार था और उन्हें अपने पदाधिकारियों की पदोन्नति करने का पूर्ण अधिकार था। इस बोर्ड का अध्यक्ष आरंभिक काल में एक राज सचिव होता था और उसे कोई विशेष वेतन नहीं मिलता था। परंतु 1793 के पश्चात सब वेतन अध्यक्ष नियुक्त हो गया और यह अधिकारी भारतीय शासन के लिए 1856 तक उत्तरदायी रहा, जब इसके स्थान पर भारत राज सचिव की नियुक्ति हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिट के इंडिया एक्ट ने कंपनी तथा भारतीय प्रशासन का 1858 तक चलने वाला मूलभूत आधार निश्चित कर दिया। दूसरे, इस अधिनियम के कार्यकारी पार्षदों एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की संख्या 3 रह गई, जिनमें से मुख्य सेनापति एक था। बंबई और मद्रास के परिषदों का गठन भी बंगाल के नमूने पर ही कर दिया गया। परंतु इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा यह थी कि इसके द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को केवल समाप्त ही नहीं कर दिया गया, अपितु जो प्रत्याभूति की संधियां कर्नाटक तथा अवध जैसे भारतीय राजाओं से की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि विजय की योजनाएं तथा भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। परंतु जैसा कि हम देखते हैं, इस आदेश के अनुसार विपरीत दिशा में अधिक किया गया। वास्तव में अधिनियम बहुत ही दक्ष उपाय था जिसमें राजनीतिक समझौता के सभी लक्षण थे। बर्क ने इस विषय में कहा था, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैसा अच्छा तथा दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। जैसा कि कोर्टनी एल्बर्ट ने प्रदर्शित किया है कि पिट ने 2 बातें की, उसने क्राउन के संरक्षण का अधिकार लेने और कंपनी के संविधान को पूरी तरह बदलने के दोष से बचाए रखा। परंतु फिर भी पिट ने कंपनी को इंग्लैंड की सरकार से संबंधित अवश्य कर दिया। 1786 के अधिनियम। पिट ने 1786 में एक अधिनियम संसद के सम्मुख इस भावना से रखा ताकि कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया। उसे विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक अधिकारों और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर जनरलों तथा गवर्नर को भी दे दी गई। गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था ताकि उसके स्थान पर कार्य कर सके। जब वह मद्रास अथवा बंबई जाता था तो उसे स्थानीय प्रशासन में स्थानीय गवर्नर को प्रत्यादिष्ट करने का अधिकार दिया गया। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं था। गृह सरकार के नियंत्रण बोर्ड में एक आयुक्त इसके अध्यक्ष बना दिया गया। इसके 2 कनिष्ठ सदस्य अब सम्राट की प्रिवी काउंसिल के सदस्य होने आवश्यक नहीं थे। इन सभी सदस्यों के भारतीय कोष से वेतन मिलता था। यह परंपरा 1919 तक चलती रही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये जो अभी विषय के रूप में चलेंगे, ये इतिहास की दृष्टि से चलेंगे, संविधान की दृष्टि से नहीं चलेंगे। ये बुक का नाम है आधुनिक भारत के इतिहास 1707 ईस्वी से आधुनिक काल तक। BL ग्रोवर, अलका मेहता, जसपाल का लिखा हुआ बुक है।